हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में 10th क्लास बिहार बोर्ड द्वारा जारी साइंस का मॉडल पेपर 2024 का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? द्वारक। गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी किसका धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे अधिक होता है, और बैगनी का सबसे कम होता है। बैगनी का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य, और लाल का क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बनता है? रेटिना पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है आंख के? तो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जिस माध्यम का घनत्व कम होगा उसमें जो है प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है, और जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश सबसे कम होगा। प्रकाश की चाल क्या होगा? सबसे कम होगा। अगला है दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या है ना कि दूर वाले ही वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक वाला दिखाई नहीं देता है। तो इसमें कौन सा वस्तु दिखाई देती है? तो दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ देख सकता है। यानी कि जो व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है वो क्या करता है? दूर की वस्तुओं को ही देख पाता है। उसमें कौन नहीं दिखेगा? तो नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। अब कहा है कि अभिसारी आपतित होती है तो ये क्या होगा? अपसारी होगा। ये क्या हो जाएगा? इसके द्वारा जो परावर्तित किरण पुंज होगा वो कैसा होगा? अपसारी होगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? अब जब एक कलर का प्रकाश गुजारा जाएगा प्रिज्म से तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ जो है एक ही कलर होता है। और ये जो वर्ण विक्षेपण की घटना है ये प्रकाश, इसका प्रिज्म का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये प्रकाश में ही जो है श्वेत प्रकाश जो होता है उसी में 7 रंगों का ये मिश्रण होने की वजह से क्या होती हैं? तो ये वर्ण विक्षेपण की घटना उसके द्वारा दिखाई देता है, क्योंकि अलग अलग कलर का जो है प्रकाश की चाल जो है कांच में या किसी भी माध्यम में अलग अलग होती हैं, इसलिए जो है वो क्या होती है? अलग अलग कलर में विभक्त हो जाती है, यानी कि एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये जो है क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो शक्ति आपको पता है ये फोकस दूरी पर निर्भर करता है, और फोकस दूरी उत्तल लेंस का क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? धनात्मक। क्या हो जाएगा? शक्ति भी धनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? तो अपवर्तन कितने बार होगा? 2 बार होगा। अगला क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं। स्विच किस में लगाया जाता है? तो गर्म तार जो होता है उसमें स्विच को जोड़ा जाता है। स्विच को जो है नियमतः अगर देखा जाए तो किस में जोड़ा जाता है? विद्युन्मय तार में, यानी कि गर्म तार में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है जूल पर कूलम्ब कहलाता है। जूल पर कूलम्ब कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वाट कहलाता है, क्योंकि आपको पता है विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बाई समय, और कार्य का जूल कार्य इसमें जो है क्या हो जाएगा? तो कार्य बाई आवेश। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? वाट के बराबर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ये जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। जो विद्युत घंटी है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है डायनेमो बदलता है। डायनेमो बदलता है किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो डायनेमो को आपको पता है जैसे उसको हम यांत्रिक ऊर्जा जब देते हैं तो ये विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो वो जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है ध्वनि, इसी में अगर देखें फर्स्ट ऑप्शन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं ये गलत हो जाएगा ऐसे भी। कुछ का एग्जांपल और देखें, जैसे विद्युत मोटर, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये जो बैटरी है, बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर बल्ब की बात किया जाए तो बल्ब क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसी प्रकार से अगर हीटर के देखा जाए या फिर आयरन देखा जाए तो ये सब क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को हीट ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे जो है एक आध क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन पूछता ही है जनरली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना, क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। सॉरी, इसमें जो है अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो जो मोटर कार का पश्चदर्शी दर्पण होता है, तो सबसे पहले पश्चदर्शी दर्पण के रूप में यूज किसका किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और इसमें बना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है, और बस इसमें काल्पनिक होता है और सीधा होता है, काल्पनिक, वस्तु से छोटा और सीधा। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब का के लिए आवर्धन होगा। तो आपको पता है जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से छाट सकते हैं आसानी से, एक जो कि बराबर होगा, नहीं, कब बराबर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। और ये सी आधा है, तो आधा तो होगा नहीं क्योंकि बड़ा बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर किनके ऑक्साइड बनते हैं, तो किनके ऑक्साइड बनते हैं, कार्बन के ऑक्साइड बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, जैसे आर बराबर होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। यहाँ से जो है आप अगर देखेंगे तो इसका मान निकाल सकते हैं, ऐसे ओम मीटर सीधा सीधा ध्यान में रख सकते हैं आप। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। हालांकि इसमें सिर्फ प्रतिरोधकता का पूछा है ना, तो प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। अगला क्वेश्चन है, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, कैसे, तो ये सरल रेखा में गमन करता है, समान माध्यम से प्रकाश कैसा गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरणें गुजारे तो इसका क्या नहीं होगा, तो इसका क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होता है, तो आपको पता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह पदार्थ क्या है, अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, और इसमें जो 7 से कम पीएच मान कितना दे रखा है, 2 है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसका हो जाता है 26, लोहा का कितना होता है, 26। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है, तो 16 10 6 16, यानी कि लास्ट में कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और वहीं संयोजकता पूछा जाए तो इसका हो जाएगा 2। अगला है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण।
एल्युमिनियम का जो है किसी पदार्थ पर परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। और वहीं अगर जिंक का परत चढ़ाया जा रहा है तो उसको जस्तीकरण कहते हैं। जिंक का परत अगर चढ़ाया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें जो सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? C2H4। C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अभिकारक। टूथपेस्ट होता है तो टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है? क्षारीय होता है। जब हम जैसे खाना खाकर सो जाते हैं रात को तो उस समय क्या होता है? बैक्टीरिया जो मुंह में उपस्थित होता है वो उस पर क्रिया कर करके उसको अम्ल में परिवर्तित करता है, जिससे मुंह का पीएच मान घट जाता है और अधिक अम्लीय हो जाता है। तो उसको उदासीन करने के लिए या पीएच मान को जो है और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम क्षारीय नेचर वाले पदार्थ का यूज करते हैं, जिसके वजह से जो है वो मुंह का पीएच मान क्या होता है? उसमें जो है बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब उसका जो अम्लीयता घट जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34। कहा है निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा है? सिंगल बॉन्ड COOH। सिंगल बॉन्ड COOH। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो किसके कारण होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, निकेल की परमाणु संख्या है। निकेल की परमाणु संख्या होगा कितना? 29। निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29। अगला है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया है। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग में परिवर्तन हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था। अब यहाँ पर जो भी धातु वहाँ पर विलयन होगा जिस भी धातु का, वो क्या होगा? लोहा से अधिक क्रियाशील होगा। और लोहा से अधिक देखते हैं कौन सा है? तो यहाँ पर जो है कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का उसमें विलयन होगा। और कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे को डालते हैं तो यह कलर उसका जो है परिवर्तित होकर के ग्रीन कलर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में से कौन सा गैस बनती है? तो इसमें से कौन सा गैस बनेगा? C2H4 गैस बनता है। अगला क्वेश्चन है, हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा हम लोग जानते हैं कार्बन के अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीन जो हैं ये कार्बन के ही अपरूप हैं। और हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ के अंतर्गत जो है काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबा इससे तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? तो जल में विलेय कौन है? बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? जल में विलेय पदार्थ है। अगला है, निम्नांकित में कौन अमलगम है? तो ये जो पारा है ना वो धातु के साथ मिलकर के अमलगम का निर्माण करता है। तो ये क्या हो जाएगा? NaHG। NaHG। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एथीन। इसका क्या नाम है? एथीन। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H8O इसका क्रियाशील समूह कौन है? तो इसमें जो है कीटोनिक समूह है। कौन सा है? कीटोनिक। आपको जो है कीटोन का समूह है, अगर आपको लास्ट में ओन दिख जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कीटोन का। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में कितने होते हैं? एल्कीन, अगर एल्केन है तो उसमें सिंगल बॉन्ड, एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड,
और एल्काइन है तो एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होती है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अगर जो है इसमें एल्कीन है तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किसका होता है अयस्क? पारा का। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा का। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो निष्तापन। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं हम? निष्तापन के द्वारा। अगला है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। अगला है, निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? आपको पता है पीरियोडिक टेबल जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें बाएं से दाएं जाने पर अधातुई गुण बढ़ता है, तो सबसे जो लास्ट में होगा वो सबसे अधिक अधातुई होगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा बताइए? क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। अगला है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। और ये क्या है? Na2CO3 किसका है? तो ये धोने का सोडा का है। किसका है? धोने का सोडा का है। अगला है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा और इनमें से सभी। तो ये तीनों जो है क्या है? करेक्ट हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल वैद्युत ऊर्जा क्या है? तीनों प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से सभी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? तो किस में होता है? तो आपको पता है एल्काइन ग्रुप का जो है जो भी होगा परमाणु उसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखते हैं कौन है। तो इसका एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, यानी कि कार्बन की संख्या के दुगना में से 2 कम होगा। तो देखते हैं 3 दूनी 6 2 8, ये तो नहीं होगा। 3 दूनी 6 -2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? तो बेंजीन और बेंजीन के सदृश यौगिक जो होते हैं उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। अगला है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? साबुन। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2n स्क्वायर के बराबर। अधिकतम संख्या कक्षा में कितनी हो सकती है? 2n स्क्वायर के बराबर हो सकती है। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? 2n स्क्वायर हो सकती है। साइटोन का आकार होता है तो कैसा होता है? ताराकार। साइटोन का आकार कैसा होता है? ताराकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ये ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ये क्या है? जंतु हार्मोन है। क्या है? जंतु हार्मोन। ये क्या काम करता है? तो ये जंतुओं में जो है दुग्ध ग्रंथि को उत्तेजित करता है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो ये यकृत में प्रवेश करता है, यानी कि लीवर जो है वहाँ पर यूरिया प्रवेश करता है। अगला, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तापमान, कवक, वायु और मृदा। तो तापमान, वायु और मृदा ये क्या है? अजैव घटक है, लेकिन कवक क्या हो जाएगा? जैव घटक हो जाएगा। अगला है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो इसे हम जाइगोट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जाइगोट। अगला है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कोशिका रिक्तिकाओं में, पत्तियों में और छाल में। तो ये तीनों जो है इस सभी में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है, सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm पारे का होता है और डायस्टोलिक 80 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। तो ये जब कोई भी जो है, जैसे उसका उत्पत्ति उसका समान रूप हो और उसका जो कार्य है अलग अलग है, तो उसे हम समजात अंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम
उत्तरदायी है किसके लिए? तो फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करता है, जबकि जाइलम जो है जल का संवहन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। जबकि अगर पूछा जाए कि बच्चों में कितने दांत होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। या फिर कहा जाए कि पूरे जीवन काल में जो है कितने दांत दोबारा उगते हैं, तो 20 दांत होते हैं। और अगर पूछा जाए कि बच्चों में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, तो अग्रचवर्णक जो है वो अनुपस्थित होता है। बच्चों में अग्रचवर्णक अनुपस्थित होता है। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन मादा लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? मादा लिंग हार्मोन है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं, जहाँ से जानकारी हिस्सा जो है इकट्ठा की जाती है, वो उसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। अगला है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? अनुवांशिकता का सिद्धांत कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है किस पर? जल पर, सूरज की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, किसके द्वारा जाता है? तो ये मूत्र वाहिनी के द्वारा जो है गुर्दे से जो है कहाँ जाता है? मूत्राशय में जाता है। और समय समय पर यानी टाइम टू टाइम जो है मूत्र द्वारा या मूत्र मार्ग से जो है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अगला है, रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। लेकिन सिर्फ इसमें जो है उत्तक ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, उत्तक। अगला है, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? तो ये पूर्ण केसर होता है। नर प्रजनन अंग क्या है? पूर्ण केसर। अगला है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। अगला है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत। और भोजन का पूर्ण पाचन भी जो है यही होता है। अगर इसका भी जो है अगर पूछा जाए कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत के इलियम भाग में। छोटी आंत के कहाँ? इलियम भाग में होता है। अगला है, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये शुक्र वाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये जो है नर मानव तंत्र का भाग है, जिसमें जो है एक शुक्राणु जो है इसके द्वारा जो है बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी, पक्षी, मनुष्य और इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी और मनुष्य में होता है, लेकिन मक्खी में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होता है? तो ये होता है 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो द माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत जो है हम इसके को अध्ययन करते हैं। अगला है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ये स्टार्च के फॉर्म में जमा रहता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो स्टार्च के रूप में जमा रहता है। इस प्रकार से हम पूरे सेट को कंप्लीट किए, और अगले वीडियो में हम लोग न्यू सेट के साथ जो है न्यू सेट को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।